ओके सो वेल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कोई भी दो इवेंट जैसे टू इवेंट्स सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम इज नॉट अफेक्टेड बाय द अकरेंस ऑफ द अदर। कि इस इंडिपेंडेंट इवेंट्स को समझाने के लिए मैं आपसे एक एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल की हेल्प के साथ आपको समझाती हूँ कि कैसे है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हम कैसे करेंगे। देखो, मान लो मेरे पास 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, 10 ब्लैक बॉल्स एंड 5 वाइट बॉल्स हैं। इसमें से मैंने 2 बॉल्स को बाहर निकालना है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट। अब मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट की बात नहीं की है, विद रिप्लेसमेंट की बात की है। 2 बॉल्स कैन बी ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब 2 बॉल्स को बाहर निकालना, तो 2 बॉल्स बताओ, देखो किस तरीके से बाहर आ सकती हैं। 2 बॉल्स मैं ऐसे भी ले सकती हूँ कि एक मैं ले लूँ ब्लैक, एक मैं इसमें से वाइट में से ले लूँ, यानी कि ब्लैक एंड वाइट ऐसा कॉम्बिनेशन में ले लूँ। ठीक है ना, सैम्पल स्पेस बनाने के लिए। सैम्पल स्पेस बना रही हूँ अभी मैं। ठीक है, तो यहाँ मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि पहले वाइट बॉल को निकालूँ फिर ब्लैक ले लूँ, या फिर दोनों ही वाइट निकालूँ, या फिर दोनों ही ब्लैक बॉल निकालूँ। ऐसे भी कर सकती हूँ। 2 बॉल्स निकालनी है मैंने इस पूरे पैकेट में से। ठीक है, तो विद रिप्लेसमेंट निकालनी है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि मैंने एक बैग में से एक ब्लैक बॉल निकाली और देखी और उसको फिर से बीच में डाल दिया। ठीक है ना, विद रिप्लेसमेंट, फिर से रिप्लेस बीच में डाल दिया। उसके बाद फिर वाइट निकाली, उसको बीच में डाल दिया। मैंने बाहर नहीं निकाला उसको, मतलब। ठीक है, तो अब ये ऐसे निकाल लिया मैंने बॉल्स को। तो देखो, अगर मैं इस चीज़ को इस इवेंट की अगर मैंने प्रोबेबिलिटी को निकालने की कोशिश करूँ तो, ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्लैक बॉल को निकाला। ठीक है, ब्लैक बॉल को जब मैंने निकाला, इसको निकालने की प्रोबेबिलिटी देखो क्या होगी। ब्लैक बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी 10 अपॉन टोटल क्या है, टोटल 15 बॉल्स हैं, तो क्या हो जाएगी 10 अपॉन 15। ठीक है, उसके बाद जब मैंने फिर वाइट बॉल को निकाला, इस इवेंट की, इसकी मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रही हूँ। अब मैं वाइट को निकाला जब मैंने, ठीक है, तो देखो वाइट बॉल्स कितनी है 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 15। ये कैसे मैंने किया बता सकते हो, 5 अपॉन 50। देखो, जब हमने ब्लैक बॉल निकाली, एक में से 10 बॉल्स में से मैंने निकाल ली। ठीक है, एक बॉल को निकाला मैंने। ठीक है, बॉल निकाला और फिर मैंने इसके बीच में डाल दिया। ठीक है, तो टोटल बॉल तो 15 ही रहेंगी ना। अब 15 में से एक बॉल को मैंने निकाला, फिर से बीच में डाल दी, तो वो 15 ही रहेंगी, टोटल फिर से 15 है। ठीक है, और वाइट बॉल जो है वो तो है ही 5 है, तो 5 अपॉन 15 हाँ क्या। ठीक है ना, अगर यही मान लो यहाँ पे होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि फिर यहाँ पे टोटल बॉल्स जो है वो 14 हो जानी थी। ठीक है ना, फिर मैंने एक बॉल को बाहर निकाले तो टोटल बॉल तो 14 हो जाएंगी। इस तरीके से आपका ये चेंज हो जाना था ये चीज़। ठीक है, अब ये क्या है विद रिप्लेसमेंट, तो ये आएगी हमारी प्रोबेबिलिटी। अब देखो, ये चीज़ जो है ना, ये मैंने जो निकाली है, इसको मैं बोलूँगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अगर मैं ई एक इवेंट लूँ, एक इवेंट लूँ कि ड्राइंग ऑफ फर्स्ट बॉल, ठीक है, ड्राइंग ऑफ फर्स्ट बॉल, एंड एफ एक इवेंट है ड्राइंग ऑफ सेकेंड बॉल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गई ये वाली, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब मैंने निकालनी थी, ठीक है, आप देखो इसको मैं ऐसे लूँगी ना, एफ निकालनी थी, ये वाली चीज़ ये होगी, क्यों होगी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट जो था वो हो चुका। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मैंने निकालनी है, कंडीशन अप्लाइड व्हेन ई हैज़ अकर्ड, व्हेन ई हैज़ अकर्ड। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैसे आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्लैश यहाँ क्या होगा कि कंडीशन अप्लाइड ऑन ई। पर अगर आप अकेली प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालने की कोशिश करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मतलब दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ऑफ सेकेंड बॉल अगर आप निकालोगी, ठीक है, ड्राइंग ऑफ सेकेंड बॉल अगर आप निकालो, ड्राइंग ऑफ सेकेंड बॉल जो थी वो वाइट बॉल थी। वाइट बॉल जो है वो कितनी है 5, तो ये क्या 5 अपॉन 15। ठीक है ना, पर देखो अब इस चीज़ में अब मैं आपको सिर्फ ये बात समझाना चाहती हूँ कि चाहे मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज़ अकर्ड, पर आप ये बात देखो, ये चीज़ हम अब तब लिखते हैं जब एक इवेंट का इफेक्ट दूसरे इवेंट पर हो रहा हो। ठीक है, एक की वजह से दूसरे की प्रोबेबिलिटी में चेंज आ रहा हो। ठीक है, पर यहाँ पर देखो ई इवेंट हो चुका है
पर इसने एफ आने की प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। देखो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर आप डायरेक्टली, अगर आपके पास मान लो ये कुछ नहीं है, अगर मैं आपको सिर्फ सिंपल ये वाला क्वेश्चन दूँ, मैं बोलूँ कि हाँ जी वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे 5/15 जी वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब कि वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी को ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी ने कुछ भी इफेक्ट नहीं किया, ठीक है ना, कुछ भी इफेक्ट नहीं किया। यानी कि फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी ने सेकेंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं किया। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल एक फ्रेश इवेंट मेरे सामने आया है, ये वाला 5/15 वाला एक बड़ा ही फ्रेश इवेंट मेरे सामने आया है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे केसेस में जिसमें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हो चुका है वो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट ना कर रही हो, बिल्कुल भी इफेक्ट ना कर रही हो, ठीक है, दोनों ही अलग अलग इवेंट हो, ठीक है, ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आप समझ रहे हो मेरी बात को। अब भी फिर से देख लो एक बार कि 2 बॉल्स मैंने विद रिप्लेसमेंट निकाली है, एक मैंने बॉल निकाल ली, उसको फिर से बीच में रख दिया, फिर दूसरी बॉल निकाल ली मैंने, ठीक है। तो ये इनका आ गया कि 10/15 मल्टीप्लाई 5/15, ठीक है। 10/15 ये मतलब कि ब्लैक बॉल को अगर निकाला तो 10/15, वाइट को निकाला तो 5/15, 10/15 ये 5/15, मतलब 5/15 जब मैंने निकाला इसने मुझे ये पहले वाली प्रोबेबिलिटी ने ये वाली प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं किया, कोई मतलब नहीं है, कुछ इफेक्ट नहीं किया। इफेक्ट तब करती अगर यहाँ पर क्या होता, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात की होती, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात की होती, फिर पता क्या आना था, 10/15 है यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल एक बॉल निकाल ली है, टोटल हो जानी थी 14, वाइट फिर से 5 है, तो इसने मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी ने इस इवेंट ने इस वाले इवेंट को इफेक्ट किया, ठीक है। ये थी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये वो थी, ठीक है। पर ऐसे इवेंट्स जहाँ पर दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी मतलब इंडिपेंडेंट है, एक इवेंट दूसरे इवेंट को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहा, इस टाइप के इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, देखो बेटा P/F/E या कंडीशन ऑन F मतलब E पे, ये देखो इस केस में ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ F के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ F फाइंडिंग आउट F व्हेन E हैज अकर्ड विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F के इक्वल है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इक्वल ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज अकर्ड इज इक्वल्स टू दिस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E when F has occurred is equals to probability of E, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये हमने अभी रिजल्ट पढ़ा है, ठीक है, ये रिजल्ट पढ़ा। तो अगर आपको पता है कि ये वाली चीज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ F के इक्वल है तो मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ इन केस ऑफ ओनली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। ये तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, दिस इज़ द कंडीशन फॉर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। इस ऐसे ही अगर आपके पास ये वाली चीज़ जो है ऐसे भी होती है ना कई बार कि इवेंट F जो है वो पहले हो चुका हुआ है और इवेंट E जो है वो F के विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में भी आपको पता है कि ये किस केस के इक्वल आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E के, ठीक है। सो दीज बोथ आर द कंडीशंस फॉर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि एक चीज़ के एक इवेंट जो है दूसरी चीज़ की प्रोबेबिलिटी को, दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं कर रहा है, दिस इवेंट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। सो ये तो होगी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर आपको कोई पूछे कि हाँ जी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए कि ये इक्वल है, तो अगर मैं कहूँ कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज़ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, देन फिर क्या कहोगे, अगर ये तो हो गए इंडिपेंडेंट, तो ये अगर ये नहीं इक्वल है तो क्या हो गया, इसका ऑपोजिट क्या होता है, डिपेंडेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो क्या है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है ना। डिपेंडेंट इवेंट में क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज़ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक है, ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड इंडिपेंडेंट। So next I'm going to explain is that what is the difference between the mutually exclusive events and what are the difference between the independent events, ठीक है। सो देखो बच्चे, ये mutually exclusive events हमने +1 में पढ़े थे,
11th क्लास में आपने पढ़े थे, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो वाले इवेंट्स होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे डिसजॉइंट सेट होते हैं, ऐसे दो सेट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जैसे ऐसे दो इवेंट्स जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ज़्यादातर आपको इंडिपेंडेंट इवेंट भी ऐसे लगेगा कि हाँ जी दोनों इवेंट इंडिपेंडेंटली अकर हो रहे हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे इवेंट इंडिपेंडेंटली इवेंट है। तो आपको लगेगा कि मतलब ये इस चीज़ पे कन्फ्यूजन हो जाती थी कि आपको लगेगा कि ये दोनों चीज़ें सेम है, तो सेम नहीं है। अब इसका थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। फिर से मैंने वही एग्जांपल लिया कि 2 बॉल्स मैंने ड्रॉ करने हैं, 10 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट मैंने ड्रॉ करने हैं 2 बॉल्स, ठीक है। जैसे हमने पहले भी एग्जांपल यही वाली कंसिडर की थी, इसका मैंने वही से सैम्पल स्पेस बना लिया कि या ब्लैक ब्लैक ले लो, ब्लैक वाइट, या वाइट ब्लैक, या वाइट वाइट ऐसे ले लो, ठीक है। ये मैंने 4 इवेंट लिखे हैं। इसको मैं क्लियर करने के लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट को क्लियर करने के लिए मैं अब यहाँ पे बात लिख रही हूँ आपको। देखो जैसे मैं अगर कहूँ कि ए इज़ अ इवेंट कि बोथ द बॉल्स आर ब्लैक, एंड बी इज इवेंट बोथ द बॉल्स आर वाइट, ठीक है। बोथ द बॉल्स आर ब्लैक का मतलब है कि सिर्फ ये वाला आएगा इवेंट इसमें, ठीक है। तो बोथ द वाइट पे ये वाला आएगा। अगर मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करूँ कि ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका कॉमन पार्ट 5। तो ऐसे 2 इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कि जिस 2 इवेंट में क्या है कुछ भी कॉमन नहीं है, उसको बोलूँगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यहाँ पे देखो सी और डी की बात हो रही है। यहाँ पे है सी फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। यहाँ पे कहते हैं कि पहला बॉल आपने ड्रॉ किया वो ब्लैक आ गया, उसके बाद सेकंड बॉल ड्रॉ किया जो वाइट आ गया। 2 बॉल्स ड्रॉ करने थे विद रिप्लेसमेंट। देखो अगर मैं निकालूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी, 2 बॉल्स को इकट्ठा निकाला ना, 2 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, पी सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल्स टू फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, ब्लैक बॉल आने की देखो कितनी है 10 है, तो कैसे निकाला मैंने 10 अपॉन टोटल कितनी होगी 15 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड बॉल क्या है वाइट, तो 5 वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है, वाइट क्या है 5, और टोटल अब कितनी है, देखो हमने टोटल अब कितनी लेनी है यहाँ पे ध्यान से देखो, विद रिप्लेसमेंट बात की है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब कि मैंने बॉल उठाई देखी और फिर से बीच में डाल दी, रिप्लेस कर दिया, तो टोटल तो 15 ही रहेंगी ना, तो ये 15 आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हो गए इन दिस केस कि अब हम देखो ये ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी थी, ये थी वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस केस में वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी का ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी ने इस इवेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डाला। यह बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है, ये एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अब देखो 5/15 इफेक्ट तब डालता जब यहाँ पे होता क्या, विदाउट रिप्लेसमेंट, ये जो इसका टोटल नंबर ऑफ है ये 14 हो जाना था यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस इवेंट का अकर होने में ये वाले इवेंट ने इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाला है, ठीक है। सो इन दिस केस ऐसे मैं क्या बोलूँगी, सी एंड डी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो कि ये क्या चीज़ है। देखो यहाँ पे ए और बी जो है ना, जस्ट इवेंट की बात है, इवेंट, इसमें प्रोबेबिलिटी का कोई निशान नहीं है, कुछ भी नहीं बताया हुआ प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बारे में तो ऐसे कहते हैं ना कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात लेती, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेती तो फिर क्या आ जाना थी, बोथ द बॉल्स आर ब्लैक, इसका मतलब 1/, ये सैम्पल स्पेस 4 है तो 1/4 आ जानी थी, ठीक है ना। इसमें मैंने जो बात करनी है ना हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में, हमने सिर्फ इवेंट की बात करनी है। इवेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस का एक सबसेट होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने लिखा कि दीज आर द जस्ट सबसेट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस, ठीक है ना। इसमें मैंने कोई भी प्रोबेबिलिटी की बात नहीं की है, ठीक है। इसमें सिर्फ हमने इवेंट की बात की कि हमने इवेंट देखना कि 2 इवेंट निकाले हैं सैम्पल स्पेस के, वो इवेंट क्या है आपस में, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दे आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो अगर सी और डी की बात की है यहाँ पे, अगर कुछ ऐसे इवेंट्स जो पहले तो उन्होंने कहा कि बोथ द 2 बॉल्स को इकट्ठा निकाला है, ड्रॉन सक्सेसिवली, एक के बाद एक निकाला हमें, तो सी इंटरसेक्शन डी का मतलब है कि व्हेन द 2 इवेंट्स अकर, और उसके बाद एक इवेंट हुआ फिर दूसरा इवेंट हुआ, एक की प्रोबेबिलिटी फिर दूसरे की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम बीच में लेके आ रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी, एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी दूसरी चीज़ को इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, या उनका ऑर्डर क्या है, ठीक है। कि जैसे हम पहले यहाँ पे ब्लैक बॉल ले रहे हैं फिर वाइट ले रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, या प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है बीच में, ठीक है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी की बात लेके आ रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है।
सो इट इज़ डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है ना, कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट की बात करनी है, प्रोबेबिलिटी की बात करनी है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसी है कि इफेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, उनका ऑर्डर क्या है उसकी बात करनी है। इसमें जबकि प्रोबेबिलिटी की कोई बात नहीं होती। दिस इज जस्ट द मेन डिफरेंस बिटवीन द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, सो इन दिस केस A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, इन दिस केस इंडिपेंडेंट इवेंट का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, ये होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए अब नेक्स्ट केस में अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे ही 3 इवेंट आ गए हैं, ठीक है, तो 3 इवेंट के केस में क्या लिखोगे आप, ये फॉर्मूला, तो 3 इवेंट के केस में ये हो जाएगा फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आपने ये याद रखना है कि फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एक इवेंट दूसरे की इवेंट की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं कर रहा, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, तो इनको ऐसे प्रोडक्ट में लिखेंगे, ठीक है। Now let's do some of the examples from your NCERT book.